अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 चैप्टर 2 लेक्चर 6 2.9 क्रिएटिंग जनरलाइज्ड सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। थर्ड हमारे पास है डेवलप जेनेरिक सॉल्यूशन। क्रिएट अ सच सॉल्यूशन दैट एड्रेस बोथ कोर and common elements of the problem. It is better to use variable instead of constant. This will help you testing various inputs or कंडीशन। जब भी कोई एल्गोरिथम या सॉल्यूशन बनाते हैं तो कोशिश होती है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक केस के लिए ना हो बल्कि डिफरेंट सिचुएशन में भी काम करे। वेरिएबल का यूज करें इंस्टेंट ऑफ फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट, ताकि आप सॉल्यूशन के टेस्ट कर सकें मल्टीपल इनपुट के साथ। वेरिएबल और कांस्टेंट आपको अच्छी तरह पता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो ऐसे फिक्स नहीं होते, वहाँ पे वो वैल्यू चेंज होती रहती हैं। आप यूजर से एज अ इनपुट भी ले सकते हो। जबकि कांस्टेंट क्या होते हैं कि आपने उन वैल्यूज को फिक्स कर देते हो कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में। तो ये बात ये कर रहा है कि आप वेरिएबल यूज किया करें इंस्टेंट किसकी जगह, कांस्टेंट की जगह, ताकि आप डिफरेंट इनपुट्स ले सकें यूजर से या डिफरेंट इनपुट्स ले सके उस कंडीशन या उस प्रॉब्लम के हिसाब से। अगर आप कांस्टेंट कर देंगे वैल्यूज को तो वो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा स्पेसिफिक। जब आप वेरिएबल लगा देंगे, यूज करेंगे, तो वो सिर्फ उसी प्रॉब्लम्स को या नहीं हल करेगा बल्कि वो और इसी तरह की प्रॉब्लम्स को भी हल करेगा। टेस्ट विद डिफरेंट सिनेरियोज। टेस्ट द सॉल्यूशन विद अ वाइड रेंज ऑफ इनपुट्स टू इंश्योर वैलिडिटी ऑफ सॉल्यूशन इन डिफरेंट सिनेरियोज। इफ नीडेड मॉडिफाई योर सोल्यूशन बेस्ड ऑन टेस्ट रिजल्ट। अपने सोल्यूशन अलग अलग इनपुट के साथ टेस्ट करें ताकि ये कंफर्म हो जाए कि एल्गोरिथम हर सिचुएशन में सही काम करता है। यानी कि स्पेसिफिक केस क्या है हमारे पास। एग्जांपल में अगर हम देखें, इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम द बबल सॉर्ट इज स्पेसिफिक सोल्यूशन that works by swapping adjacent elements, and this swapping is performed repeatedly until we get a sorted list of items। यानी कि बबल सॉर्ट दो आइटम्स को कंपेयर करके स्वाइप करता है जब तक लिस्ट सॉर्ट ना हो जाए, जो हमने पीछे पढ़ा था। अब इसका जनरलाइज सॉल्यूशन क्या होगा। दिस सॉर्टिंग कॉन्सेप्ट हाउएवर कुड बी जनरलाइज एज वी हैव वेरियस एल्गोरिथम फॉर दिस पर्पस। Example, quick sort, merge sort and heap sort. Each of the above algorithm use different strategy to sort the list of items. However, end result of each algorithm is same। यानी कि सेम सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आप क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट जैसे अलग अलग एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। हर एल्गोरिथम का तरीका अलग है मगर रिजल्ट सेम है और सॉर्टेड भी सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक अरे है जिसमें वैल्यूज हैं लाइक 5, 2, 3, 1। ठीक है, अब आप यूज कर रहे हो बबल सॉर्ट इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, क्विक सॉर्ट को यूज कर सकते हो, मर्ज सॉर्ट को यूज कर सकते हो, हीप सॉर्ट को भी यूज कर सकते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्यों कि इन द फ्यूचर कोई और ऐसी अरे आ जाए जो कि इसी तरह की हो। ठीक है, इसी तरह की अरे होगी, प्रॉब्लम इसी तरह का होगा, मगर आपने मर्ज सॉर्ट किया होगा, मर्ज सॉर्ट का कॉन्सेप्ट या एल्गोरिथम यूज किया होगा, तो वो वहां भी फिक्स हो जाएगा। बबल सॉर्ट क्या हो जाएगा, वो वहां पे एक कांस्टेंट चीज, एक तरह से जैसे मैंने पहले बताया कांस्टेंट और वेरिएबल का सेम इसी तरह है। बबल सॉर्ट सिर्फ उन्हीं बबल सॉर्ट की जो रिलेटेड होगा लाइक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वाला। ठीक है, मर्ज सॉर्ट आपको पता है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, हीप सॉर्ट का पता है, क्विक सॉर्ट का है। तो सोल्यूशन तो निकल आएंगे मगर आप एक अच्छा से जो एक मेथड होता है वो उसको यूज करेंगे तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी उनके जरिए से हल हो जाएंगी। बेसिकली ये है, समझ आई बात यहाँ तक। उसके बाद है कैलकुलेट एरिया ऑफ शेप। फॉर स्पेसिफिक केस क्या है, फॉर कैलकुलेटिंग द रेक्टेंगल एरिया वी यूज द फार्मूला लेंथ एंड वेड्थ। अब आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है। आपने एक कोड बना दिया जिसमें आपने फिक्स कर दिया रेक्टेंगल का एरिया लगा के, उसका फार्मूला लगा के और उसकी वैल्यूज लेके इनपुट एज अ यूजर से, और आपने रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया। ठीक है, आप एक ऐसा क्यों नहीं सोल्यूशन बनाते या ऐसा क्यों नहीं कोड बनाते जिसमें रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल के पैरामीटर्स ऐड किए जाएं, लाइक उसका बेस कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी वेड्थ कितनी है, और उन पैरामीटर्स को इंटर करने के बाद आप कैलकुलेट कर दें एरिया। ठीक है, बात समझ आई। आप एक जनरलाइज मतलब क्यों नहीं बनाते, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना लें जिसमें इन तीनों की एरिया कैलकुलेट किया जाए,
बजाय आप एक ऐसा कोड या सॉफ्टवेयर बना दें जो सिर्फ और रेक्टेंगल का एरिया मालूम करे। स्पेसिफिक केस और जनरलाइज सॉल्यूशन में इतना फर्क है, ऐसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुई बात। उसके बाद है हमारे पास 2.10 मॉड्यूलर डिजाइन। मॉड्यूलर डिजाइन इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग फोकस्ड ऑन ब्रेकिंग डाउन अ सिस्टम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल एंड इंटरचेंजेबल पार्ट नोन एज मॉड्यूल। मॉड्यूलर डिजाइन का मतलब है एक बड़ा मसले को छोटे छोटे पार्ट्स यानी मॉड्यूल्स में तोड़ना ताकि उसे आसानी से समझा जा सके, बनाया जा सके और मैनेज किया जा सके। इन पिक्चर से आप अंदाजा लगा लेंगे, जैसे कि ये एक हमारे पास एक क्यूब है जिसमें बड़ा प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रोग्रामिंग है या कोड है। हमने एक पार्ट ये अलग कर दिया, एक ये कर दिया, ठीक है, एक ये कर दिया, और ये देखें ये बॉक्स से अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये भी हो गया, ये होगा। अब हम इन पे एक सेपरेट काम करेंगे या सेपरेट टीम काम करेगा। सेपरेट टीम इस बॉक्स पे काम करेगी, सेपरेट टीम इस बॉक्स पे, सेपरेट टीम इस बॉक्स पे। बाद में क्या होगा, जब ये सारे हल हो जाएंगे या टीम इनको जोड़ देगी या ठीक कर लेगी, तो फिर क्या होगा, हम इन आपस में इनको कंबाइन कर देंगे, वो सब कुछ हो जाएगा। ऐसा ही है ना। तो ये मॉड्यूलर का भी यही कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर की जुबान में। एग्जाम्पल के तौर पर इन प्रोग्रामिंग function or method are modules that perform specific tasks. In Python, a function to calculate the area of a rectangle. प्रोग्रामिंग में एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए पाइथन में एक फंक्शन होता है, यही एक मॉड्यूल है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज करके मॉड्यूलर डिजाइन किया जाता है। कंपोनेंट्स और सर्विस का यूज जैसे रिएक्ट, एंगुलर एक्सेट्रा में होता है, यह भी एक मॉड्यूलर डिजाइन की एग्जांपल है। थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूं, बेसिकली जब एक फंक्शन आप बना लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपने फंक्शन बनाया जिसका नाम रखते हैं आप ऐड वाला, ठीक है, ऐड का नाम रखते हैं, जिसमें आप कह देते हो a प्लस बी इक्वल बी दिस, मतलब समझ लो बात। अब मैं अपनी कोडिंग में कहीं भी ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो इनकी जो भी वैल्यूज होंगी एज अ यूजर से इनपुट ले रहा हूं या मैं एज अ कांस्टेंट डाल रहा हूं, तो वो फंक्शन कॉल होगा, इन दो वैल्यू को ऐड करेगा और डायरेक्टली रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा, बजाय इसके कि मैं हर जगह इसी फंक्शन को दोबारा बनाता रहूं। तो एक जगह पे मैं बना लूं और उसको मैं कॉल करूं अगली जगह पे, वो फंक्शन जस्ट मैंने सिर्फ कॉल करना है, वो वहाँ पे आ जाएगा। वो सारा का सारा पीस ऑफ जो कोड है वो मुझे वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही एग्जांपल क्या है, ये फंक्शन क्या है, वो एक मॉड्यूलर। अब ये आप कैसे हो, ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे देखो इन लिखा हुआ है, इन वेब डेवलपमेंट मॉड्यूलर डिजाइन कैन बी अप्लाइड थ्रू कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज। यानी कि वेब डेवलपमेंट हो रही है, आप एक वेबसाइट बना रहे हो, जो चीज़ भी है, जिस चीज़ के बारे में भी है, उसके कंपोनेंट्स और सर्विसेज का मॉड्यूल बनाते हैं। यानी कि उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे और क्या वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके अलग। यानी कि आपने यूज़र से लाइक एक फॉर्म बना रहे हो, ठीक है, फॉर्म बना रहे हो और यूज़र से क्या ले रहे हो, डाटा ले रहे हो, तो ये आपका एक मॉड्यूल होगा। आपने एक सेपरेट पेज पे कोडिंग की होगी जिसमें सिर्फ डाटा हैंडल हो रहा होगा। अब उस डाटा का आप क्या कर रहे हो, आप नेक्स्ट पेज में उसका एक तरह से रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हो या उसको बता रहे हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, कुछ इस तरह का। अब वो जो सेकंड कोड है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसका एक सेपरेट पेज है, ठीक है, उस पे कोड लिखा हुआ है आपने। अब आपने ये है एक पेज नंबर 1 है, ये पेज 2 है, यानी पेज ऑफ किसका, कोड का है। यहाँ भी इसमें कोडिंग हुई है, बैक एंड पे कोडिंग है, इंटरफेरेंस जो आपको दिख रहा है वो तो अलग चीज़ है। अब आपने क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़ के आपने एक सॉफ्टवेयर या एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, यानी एक चीज़ दिखा रहे हो, बना के दे दी है। पीछे आपने 2 पार्ट्स में उसको तकसीम कर दिया, ऐसा है ना। पेज 1 क्या डाटा हैंडल कर रहा है, पेज 2 क्या है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या वो रिजल्ट निकाल के दे रहा है। अब ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपको कोई और बंदा आता है, आपको कहता है मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर बना दो। अब उसमें पेज 1 तो सेम होता है बट पेज 2 जो है वो डिफरेंट होता है। तो आप क्या करते हो, उस पेज 1 को तो एज इट इज़ कॉपी कर लेते हो, उसकी कोडिंग उठा लेते हो, ठीक है, बस पेज 2 की कोडिंग को थोड़ा बहुत चेंजिंग करते हो और दूसरा सॉफ्टवेयर या उसी जैसा सॉफ्टवेयर मिलता जुलता रेडी हो जाता है। तो ये मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 मॉड्यूल बनाने का मकसद क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ कि हमें बनी बनाई चीज़ें मिल गई। हमने पहले से बनाई थी एक सेपरेट करके, और ये चीज़ें एक ही पेज पे यानी एक ही पेज पे भी हो सकती थी। यानी पेज 1 पे हम डिज़ाइन कर दिया, पेज 2 में मिक्सअप कोडिंग जो नहीं
उसमें भी हो जाता है, बट पार्ट्स में डिवाइड करने या सेपरेट करने से हमें ये फ़ायदा हुआ, तो जब हमें नेक्स्ट टाइम यूज़ करना है तो हम डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट करके कर लेते हैं। कुछ लॉजिक समझ आ रही है? जब हम चैप्टर 3 में क्लास 9 में कोडिंग करते थे तो उसके पेजेस बनते थे, ठीक है। अब हम जब कोडिंग में जाएंगे तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, जिससे हमें जो पढ़ाया जा रहा है इसी वजह से पढ़ाया जा रहा है कि फ्यूचर में जब हम कोडिंग करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, डिफरेंट पेजेस बनाएंगे, वो उनको डिफरेंट पेजेस को कॉल्स करेंगे। एक दूसरे पेज में कोई फंक्शन बना होगा, उसको तीसरे पेज में कॉल कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हमें बताई जा रही हैं कि भाई ऐसा होता है और ऐसे किया जाता है, समझे। अभी आपको ये 2 पेजेस में कोड कॉपी करना तो ईजी है, नहीं भाई। जब आप एक बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी बड़े कंपनी के लिए कोड बनाते हो तो वो हो सकता है 1000 लाइन्स ऑफ कोड हो। अब 1000 लाइन्स ऑफ कोड में कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो आपने पहले भी बनाया था उसको ढूंढना, उसको निकालना मुश्किल होता है। अगर आपने उसमें से कॉपी कर लिया और कहीं और पेस्ट कर लिया तो हो सकता है उसका वो उस तरह से परफॉर्म ना करे, उसके अंदर एरर आए। वाई? बिकॉज आपने वहाँ पे उसको फिट किया था, कुछ चीज़ें लगाई थी, जो लॉजिक लगाया था, जो भी कुछ किया था वो वहाँ पे नहीं ऐड की। तो बजाय आप एक सेपरेट बना लें जहाँ पे सब कुछ डिफाइन हो और उसको उठाना आसान है, बजाय आप किसी लाइन ऑफ कोड से उठा के उसको ऐड करना। यहाँ तक समझ आई? काफ़ी ज़्यादा इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद है स्टेप्स टू बी इम्प्लीमेंट मॉड्यूलर डिज़ाइन। ये वही सारी बातें हैं जो अभी हम कर चुके हैं। डिफाइन मॉड्यूल्स। While solving complex problem, we divide the problem into sub-problem. For each of these sub-problem, there will always be a core problem that need to be handled. Core problem आप ऐसा समझ लें कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो मेन चीज़ है, मेन प्रॉब्लम है, उसको आप क्या कर देते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे प्रॉब्लम्स कर, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कर लेते हो, उसको फिर आप सेपरेटली हल करते हो। बजाय आपके आप एक ही दफ़ा बैठे और बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व, नहीं, आप उसके छोटे छोटे हिस्से कर देते हो, पहले उनको हल करते हो, फिर बड़े प्रॉब्लम होती हैं। बड़ी प्रॉब्लम फिर खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाती हैं। इसी तरह जब आप कोडिंग करते हो तो आप बड़ा सा बड़ा कोड नहीं बनाते, आप पहले छोटे छोटे पार्ट्स करके बनाते हो। पहले लॉगिन पैनल बनाते हो, पहले डिज़ाइन बनाते हो, फिर उसके एक स्टेप आगे जाते हो, लाइक लॉगिन कर दिए तो उसके बाद क्या पेज दिखना चाहिए, फिर वो डिज़ाइन करते हो, उसके बाद फिर और डिज़ाइन करते हो। इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलते हो। समझ आई बात? उसके बाद है डिज़ाइन इंटरफेस। ईच ऑफ द अबव मॉड्यूल नीड टू बी इंटरेक्ट विद ईच अदर टू हैंडल this connectivity of modules. Interfaces for modules could make the job easy. This make include input and output specification for different interfaces. अब ये क्या कहता है? जब किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं यानी कि मॉड्यूल में, तो फिर उन मॉड्यूल्स को आपस में इंटरेक्ट भी करना होता है। इसी इंटरेक्शन को इंटरफेसेस कहते हैं। सोचे कि आप एक कार बना रहे हैं, इंजन अलग मॉड्यूल है, गियर्स अलग, ब्रेक्स अलग, लेकिन ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इस कनेक्शन के तरीका, ये डाटा एक्सचेंज का रूल ही इंटरफेसेस खिलाता है। अगर एक मॉड्यूल इनपुट लेता है जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, और दूसरा मॉड्यूल उसे वेरीफाई करता है, तो इन दोनों के दरमियान एक इंटरफेस होगा जो डाटा का फॉर्मेट और फ्लो डिफाइन करेगा। ये इंश्योर करता है कि सिस्टम स्मूथ काम करे। बात ही समझ? उसके बाद क्या है? थर्ड, इम्प्लीमेंट मॉड्यूल। द मॉड्यूल दैट आर इन फैक्ट सोल्यूशन of sub problems need to be implemented according to their defined algorithm steps and interfaces। यानी कि हर मॉड्यूल बेसिकली एक सब प्रॉब्लम का सलूशन होता है। इसलिए जब मॉड्यूल्स को बनाया जाए तो उनके डिफाइंड स्टेप्स और इंटरफेसेस के मुताबिक उनकी कोडिंग, प्रोग्रामिंग की जाती है। सोचिए कि एक बेकरी में केक बनाने का अलग मॉड्यूल है, पैकिंग का अलग, डिलीवरी का अलग। हर स्टेज को अपने रूल्स के मुताबिक ऑपरेशन करना होता है। प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही मॉड्यूल का यूज कॉन्सेप्ट है, लॉजिक के मुताबिक इंप्लीमेंट किया जाता है। इंटीग्रेट मॉड्यूल टू कम अप विद कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द होल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कंबाइन द मॉड्यूल्स ऑफ द कंप्लीट सिस्टम, हाउ इट नीड्स टू बी इंश्योर दैट दे इंटरेक्ट विद ईच अदर करेक्टली थ्रू देयर इंटरफेसेस। आप जब हर मॉड्यूल बन गया, ठीक है, अब जब हर मॉड्यूल बन गया जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो उन सबको एक साथ जोड़ना, इंटीग्रेट करना होता है ताकि कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके। लेकिन सिर्फ जोड़ना काफ़ी नहीं, हमें ये भी इंश्योर करना होता है कि ये मॉड्यूल सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी उनका डाटा शेयरिंग और इंटरेक्शन बिल्कुल सही है। अगर आप एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं जिसमें लॉगिन स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन और डैशबोर्ड मॉड्यूल्स द्वारा, तो उन सब मॉड्यूल को आपस में डाटा एक्सचेंज करना होगा। आपने इंटरफेस ठीक नहीं तो आप क्रैश हो सकता है, यानी कि एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। अगर आप एक लॉगिन कर रहे हो, आगे यूज़र का डाटा कोई और दिखा रहा है, कोई और यूज़र का डाटा दिखा रहा है, तो ये एक सिक्योरिटी रिस्क होगा, ठीक है।
यानी या तो लॉग इन कर रहे हो, आगे कुछ शो ही नहीं कर रहा, डैशबोर्ड ही नहीं आ रहा, तो क्या है, ऐप क्रैश है, आप ऐप सही नहीं चल रही। बेशक मॉड्यूल आप सेपरेट, जब आपने उसको डिज़ाइन, जब आपने लॉगिन पैनल डिज़ाइन किया वो वर्क कर रहा था, जब आपने डैशबोर्ड डिज़ाइन किया वो वर्क कर रहा था, ठीक है। ये बैक एंड पे कोडिंग चेक हो जाती है, डिफरेंट मॉड्यूल चेक हो जाती हैं, सेपरेटली चेक कर सकते हो आप। मगर जब आप उसको कंबाइन करोगे तो फिर क्या होगा, क्रैश ना हो, उसको आपने इंश्योर करना है। इसीलिए फिर क्या है कि आपने टेस्ट मॉड्यूल्स करना था। इन टेस्टिंग बोथ टाइप ऑफ टेस्टिंग नेसेसरी, द सेपरेट एंड मॉड्यूल टेस्टिंग एंड द कंप्लीट सिस्टम। ने अब ये वही बात की है कि आप पहले मॉड्यूल को भी टेस्ट कर लो, फिर एक होल सिस्टम को भी टेस्ट करो। जब आपने सारे मॉड्यूल्स आपस में जोड़ दिए तो आप उसको भी टेस्ट करो, क्या वो काम कर रहे हैं सही, आपस में इंटरेक्ट सही हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स या फिर ग्रुप ज्वाइन करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू।